हेलो एवरीवन। वेलकम टू यूथ पावर एकेडमी। यूथ पावर एकेडमी पे डेली आपके लिए करंट अफेयर्स क्लासेस आती हैं और चैनल पे आप हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए हमें। आपके एग्जामिनेशन के लिए मैगजीन्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिन्हें हमारी पूरी रिसर्च टीम बनाती है। और मैं दावे के साथ ऐसा कह सकती हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट मटेरियल जो है वो आईपी आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो आप इसको रेगुलर पढ़िए, ये आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा और आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। डेली करंट अफेयर्स के अलावा हमारी मंथली मैगजीन्स हैं, हमारी फटाफट सीरीज है, वो भी बहुत बेनिफिशियल है। और इसके अलावा जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उस पे आप हमसे कनेक्ट होइए। जो हमारी डेली मैगजीन्स हैं इसमें जो करंट जो कि इंफॉर्मेशन, जो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन रहती हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं। इनसे आपका स्टैटिक पोर्शन काफ़ी हद तक कवर हो जाता है। तो आप हमसे चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। हाँ, आर्ट एंड कल्चर अगली बात करें तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इन्होंने वीएम फ्रेम्स लॉन्च किया है और ये नेशनल फिल्म मेकिंग कंपटीशन होगा जो वंदे भारत के 150 ईयर सेलिब्रेट कर रहा है, उसी को जो है उसमें बनाया जाएगा। और वंदे भारत से रिलेटेड जो चीजें हैं, अपना इसमें लोग फिल्म्स वगैरह, शॉर्ट वीडियोस, ये सब जो है वो बनाएंगे। और वंदे भारत की बात करें तो 150वां चूंकि इसका सेलिब्रेट हो रहा है, इसके जितने भी फेजेस थे सब जो है वो गाने के लिए गवर्नमेंट ने वो किया है, तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा। और 25 में हमने 150th एनिवर्सरी मनाई है, काफी सारे जो है वो फंक्शनल मतलब जो है वो प्रोग्राम्स हुए, कल्चरल्स। ठीक है। और ये जो वीएम फ्रेम्स है, ये यही है कि कैसे जो है वो लोगों का जो एक एंगेजमेंट है, क्रिएटिव एंगेजमेंट, उसको बढ़ाया जाए, स्पेशली जो यूथ है उसका। तो इसी के लिए इसको इन्होंने लॉन्च किया है। फिर चेरनोबिल डिजास्टर से रिलेटेड एक आर्टिकल था इसमें कि कुछ बुक्स के बारे में बताया जो कि काफी इंपॉर्टेंट रही हैं। और चेरनोबिल जो डिजास्टर हुआ था 1986 में, उस टाइम पे सोवियत संघ था उस टाइम, अभी जो फिलहाल यूक्रेन है उसका पार्ट था। और उसी के बारे में कि मतलब 3 बुक्स हैं, इसमें डिटेल में बताया गया है कि कैसे-कैसे जो है वो घटनाएँ हुई। तो बुक्स के नाम और ऑथर्स जैसे कभी-कभी जो है वो इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो अभी रिसेंटली एक बुक पब्लिश हुई है, सेर्ही प्लॉस्की की, इनकी बुक है चेरनोबिल हिस्ट्री ऑफ अ ट्रेजेडी। और इसमें बताया गया है कि कैसे जो साइंटिस्ट इन्होंने वार्न किया था, बट जो है वो जो लीडरशिप थी उसने ध्यान नहीं दिया। और एक एटॉमिक प्रेस्टीज को लेके जो है वो ज्यादा फोकस थे, और जो ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से इतना बड़ा जो है वो घटना हुई। इसके अलावा मिडनाइट इन चेरनोबिल, ये जो बुक है ये ब्रिटिश जर्नलिस्ट है एडम हिगिंबॉथम, उन्होंने लिखी थी। इसके अलावा वॉइसेस फ्रॉम चेरनोबिल, ये रशियन जर्नलिस्ट हैं स्वेतलाना एलेक्जेविच, इनकी है। तो ये तीनों बुक्स के नाम और ऑथर्स के नाम इसको मतलब याद रखना। और ये जो चेरनोबिल डिजास्टर हुआ था इसको लेवल 7 इवेंट जो है, मतलब मैक्सिमम बहुत सीवियर स्केल पे डिजास्टर हुआ था, जो इंटरनेशनल न्यूक्लियर और रेडियोलॉजिकल इवेंट स्केल होता है इस पे। और अभी भी ये एरिया हाईली जो है वो कंटेमिनेटेड है। और इसमें जो है वो काफी सारी सीरीज बन चुकी हैं, बुक्स वगैरह काफी सारी पब्लिश हुई हैं। इसमें बताया गया है कि क्या क्या टेक्नोलॉजिकल फेल्योर्स रहे जिसकी वजह से ये डिजास्टर जो है वो हुआ था। फिर बुद्धा रिलिक्स का एग्जीबिशन होगा लद्दाख में। और ये जो है वो तथागाथा होली सेक्रेड रिलिक्स हैं ये। और ये जो है ये लद्दाख में एग्जीबिशन के लिए इसको 15 दिनों के लिए रखा जाएगा, 1 मई से। और ये काफी जो है वो इम्पोर्टेंट है जो बुद्धिज्म है इसमें। और तथागाता, ठीक है, ये एक एपिथेट है फॉर द बुद्धा। इसका मतलब है हु हैज दस गॉन और वन हु हैज दस कम। तो इसमें मतलब ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो कि जिसको कि एनलाइटनमेंट मिला हो, ज्ञान प्राप्त हुआ हो। ठीक है, तो ये जो है वो इसका एग्जीबिशन कहा जाएगा। तो जैसे तथा गाथा किससे रिलेटेड है, बुद्धिज्म से रिलेटेड है, इसके रिलिक्स हैं, ये सब जो आ सकते हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम जो है वो काफी इसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो भी इस पे जो है वो काम कर रही है। फिर अर्थ डे कल सेलिब्रेट हुआ 22 अप्रैल को। और इसका इस बार का जो थीम था वो था आवर पावर आवर प्लैनेट। और इसमें काफी सारे इवेंट्स हुए, गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज किए, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस इनसे प्रोग्राम हुआ। इसमें बताया गया कि क्या जो है वो
जो राइजिंग कार्बन डाइऑक्साइड लेवल है उसका एग्रीकल्चर पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। इसमें बताया गया कि जो वीट, राइस है, इन सब क्रॉप्स पे जो है वो सीवियर इम्प्लीकेशंस देखने को मिल रहे हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका, इन कंपेयर टू जो मिलेट क्रॉप है उनका। और इसमें फिर कहा गया है कि इंडिया का जो मिशन मिलेट इनिशिएटिव है, इसके द्वारा क्लाइमेट रेजिलिएंट होते हैं चूंकि मिलेट्स, तो इनको ज्यादा से ज्यादा जो गवर्नमेंट है वो प्रमोट कर रही है, इनको कल्टीवेशन और कंजम्पशन को बढ़ावा देने के लिए काम हो रहा है। फिर अटल पेंशन योजना, इसके जो है वो 9 करोड़ सब्सक्राइबर्स जो है वो हो गए हैं। अटल पेंशन योजना की बात करें तो ये 9 मई 2015 को इसको लॉन्च किया गया था। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है जिसको पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ये जो है वो एडमिनिस्टर करते हैं। तो ये एक बड़ा माइलस्टोन है कि 9 करोड़ इससे जो है वो सब्सक्राइबर जुड़ चुके हैं। और ये एक वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है जिसमें कि जो जिसको इच्छा हो इसको ज्वाइन करने की अपना कुछ कंट्रीब्यूशन इसको देता है। और इसके थ्रू जो पुअर है, जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जिनके पास किसी तरह की कोई पेंशन स्कीम नहीं है, उनको ज्यादा से ज्यादा जोड़ने के लिए इसको जो है वो चलाया गया था, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए है। और इसमें जो है वो संपूर्ण सुरक्षा कवर जो है प्रोवाइड किया जाता है। और इसमें जो मंथली पेंशन गारंटी की गई है वो 1,000 से 5,000 जो है वो रखी गई है आफ्टर रिटायरिंग एज, मतलब 60 ईयर्स की बाद। और जितना कंट्रीब्यूशन होता है उसी के बेसिस पे इस पे जो है वो पेंशन मिलती है। और जो अगर जो पर्सन होता है जिसने लिया हो ये योजना, उसकी डेथ के बाद जो उसके नॉमिनी होते हैं उनको बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। तो ये है। और अटल पेंशन योजना का साथ है तो जीवन का सुरक्षा कवच साथ है, इस टैगलाइन के तहत इस पे गवर्नमेंट जो है वो काम कर रही है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इन्होंने अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम के लिए, उसको जो है वो बढ़ाया है। और इसमें जो फाइनल ईयर ग्रेजुएट हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, उनको भी इंक्लूड किया गया है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम ये एक ऐसी स्कीम है गवर्नमेंट की जिसके तहत जो है वो स्ट्रक्चर पेड इंटर्नशिप प्रोवाइड किया जाता है अपॉर्चुनिटी जो यूथ है इनको मंथली जो है वो 9,000 का फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है। और जो पेड इंटर्नशिप है ये टॉप कंपनीज हैं जो वेरियस सेक्टर्स की, उसमें जो है वो है। और इसके तहत 18 टू 25 ईयर्स के जो यूथ है वो अप्लाई कर सकते हैं, इसका पोर्टल है इसके थ्रू। ठीक है। तो कैसे यूथ की ज्यादा से ज्यादा इनको एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाया जाए, कैसे गैप जो है वो ब्रिज किया जाए एकेडमिक लर्निंग और जो रिक्वायरमेंट होती है इंडस्ट्रीज की, उसको उसके लिए इसको चलाया गया है। फिर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इनकी एक रिपोर्ट रिलीज हुई कल जिनेवा में। और इसमें इन्होंने बताया कि करीब 8,40,000 जो पीपल हैं वो हर साल मरते हैं ड्यू टू अक्रॉस द ग्लोब फ्रॉम हेल्थ कंडीशन, जो कि साइकोलॉजिकल रिस्क या लॉन्ग वर्किंग आवर्स या जॉब इनसिक्योरिटी, वर्क प्लेस हैरेसमेंट, इनकी वजह से जो है ये होती है। तो इन्होंने चिताया है कि मतलब वर्क प्लेस से रिलेटेड जो है काफी सारे प्रॉब्लम्स हैं, इनका काफी एक थ्रेट है वर्कर्स की सेफ्टी पे, उनके हेल्थ पे। साथ ही साथ जब वर्कर्स जो है वो बेहतर तरीके से काम नहीं करेंगे तो उसका जो इम्पैक्ट है वो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी पे पड़ेगा। साथ ही साथ जो पूरा ओवरऑल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है वो जो है वो खराब होगा। और इन्होंने बताया कि ग्लोबली 35% जो वर्कर्स हैं वो पर वीक 48 आवर से ज्यादा का काम करते हैं। कहीं ना कहीं उनको इंस्टीट्यूशन में वायलेंस, हैरेसमेंट, इन सबको फेस करना पड़ता है, जिसकी वजह से एक लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये है इन्होंने कहा। और जो लेबर इश्यूज से रिलेटेड चीजें होती हैं उनको आईएलओ देखने का काम करता है, यूएन की एजेंसी है, बनी थी 1919 में। ठीक है। तो इनकी एक रिपोर्ट इन्होंने आई है। फिर महाराष्ट्र का एक अहिल्यानगर डिस्ट्रिक्ट है, इसको फर्स्ट रैंक मिला है कंट्री में फॉर कंडक्टिंग अवेयरनेस एक्टिविटीज अंडर द एट्थ अभी नेशनल न्यूट्रिशन फोर्टनाइट कैंपेन जो है वो चलाया गया था वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा। और इसमें जो डिस्ट्रिक्ट है इसमें हाईएस्ट जो है वो एक्टिविटी रिकॉर्ड किया गया। और इसके बाद दूसरे स्थान पे जो है सेकंड पोजीशन पुणे का रहा। और
अभी जनवरी में जो है ये 2026 का न्यूट्रिशन फोर्टनाइट जो कैंपेन है चला, इसका जो एम है, इस बार जो थीम थी वो था ब्रेन डेवलपमेंट इन द फर्स्ट 6 years ऑफ अ चाइल्ड लाइफ। और नेशनल न्यूट्रिशन फोर्टनाइट या पोषण पखवाड़ा ये एक एनुअल स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। और पोषण अभियान के तहत इसको 2018 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसके तहत जो है वो 14 डेज का पूरा प्रोग्राम चलता है, जिसमें अवेयरनेस बढ़ाने का काम किया जाता है। कैसे जो इनिशियल ईयर्स होते हैं बच्चों के, वो ब्रेन के डेवलपमेंट के इम्पोर्टेंट रहते हैं, उसमें न्यूट्रिशन का क्या रोल है। ठीक है, कैसे जो है वो जो इनकी वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं उसको खत्म किया जा सकता है, कैसे जो है वो ज्यादा से ज्यादा कोऑर्डिनेटिव पोटेंशियल को बढ़ाने पे ध्यान दिया जाए, तो इस पे पूरा जो है वो काम होता है इसमें। फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इन्होंने जो है वो 14 और जो सी पोर्ट्स हैं उनको मतलब ई वीजा एंट्री पॉइंट्स का जो है उसको एक्सपेंशन किया है। इमिग्रेशन चेक पोस्ट जो है बनाया है फॉरेन नेशनल्स के लिए जिनके पास ई वीजा है। और आधे से ज्यादा जो सी पोर्ट्स हैं इसमें ये गुजरात में रहेंगे। ई वीजा फैसिलिटी की बात करें तो ये 19 मार्च 2026 से जो है वो अलांग, बेदी बंदर, भावनगर, पोरबंदर, हजीरा, पिपनाव, मांडवी ये सारे जो है वो गुजरात के पोर्ट्स हैं, यहाँ पे ऑपरेशनल है। इसके अलावा अब जैसे पोर्ट्स के जो नाम दिए हैं ये पूछ सकते हैं, ये इस तरह से चीजें पूछ लेते हैं। कुड्डालोर, नागापट्टिनम, थुटुकोडी ये तमिलनाडु में है। काकीनाडा, कृष्णापट्टनम ये आंध्र प्रदेश में है। पारादीप और धामरा ये उड़ीसा में है। तो ओवरऑल टोटल जो है वो 114 इमिग्रेशन चेक पॉइंट्स जो है वो हो चुके हैं, जितने भी हमारे एयर, सी, लैंड, रेल रूट्स हैं। और इनसे जो है वो जो इंटरनेशनल ट्रैफिक है उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करने में हेल्प मिलता है। और ई वीजा की बात करें तो ये ऑफन इसको कंफ्यूज की करते हैं लोग वीजा ऑन अराइवल से, लेकिन ये वो नहीं है। ये जो है ये एक ऑनलाइन ऑथराइजेशन है फॉरेन नेशनल्स के लिए कि जिसके थ्रू ये इंटर कर सकते हैं। ये वीजा ऑन अराइवल से डिफरेंट होता है। वीजा ऑन अराइवल ये 207 कंट्रीज के जो सिटीजन्स हैं उनके लिए है अवेलेबल। और इसमें चाइना, पाकिस्तान, यमन और ईरान इंक्लूड नहीं है। ठीक है, और टूरिज्म को, बिजनेस को, मेडिकल टूरिज्म को, इन सब को बढ़ावा देने के लिए जो है इनको दिया जाता है। तो ये भी इंफॉर्मेशन है। फिर गवर्नमेंट ने ऑनलाइन गेमिंग रूल्स 2026 नोटिफाई किया, और ये है प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग रूल्स 2026। ये 1 मई से जो है वो जो है वो लागू हो जाएंगे। और इसका उद्देश्य है कि जो ऑनलाइन गेमिंग है उसको रेगुलेट करना, सिटीजन्स को प्रमोट करना, फाइनेंशियल सिस्टम को बेहतर करना, एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट बना मतलब चीजें वो करना। और इसमें एक क्लियर, ट्रांसपेरेंट और टाइम बाउंड मैकेनिज्म बताया गया है, जिसके तहत जो है वो कि जो एक ऑनलाइन गेम है, ठीक है, ये एक मनी गेम है और परमिसिबल है कि नहीं है, कैसे इसको पूरा करना है, देखना है। और इसमें कहा गया है कि मैंडेटरी यूजर सेफ्टी फीचर्स होने चाहिए। अगर कोई ऑनलाइन गेमिंग में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए भी जो है वो रिड्रेसल फैसिलिटी होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जो भी गेम का जो है वो सर्विस प्रोवाइडर है उसके द्वारा। और इसमें बताया गया है कि ये अभी जो है वो नए रूल्स ले आएंगे कि क्या प्रोसीजर होगा, कि कैसे अगर कोई फ्रॉड होता है तो कैसे इंक्वायरी हो, कैसे पेनल्टीज लगें। ठीक है, साथ ही साथ कहाँ पे अपील किया जाता है, अकाउंटेबल कर किया जा सकेगा अगर कोई इशू होता है, तो फेयरनेस कैसे मेंटेन करनी है इसके लिए। और ये जो रूल्स अभी इन्होंने नोटिफाई किए हैं इसके अंतर्गत ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये बनेगा। ये एक यूनिफाइड डिजिटल फर्स्ट रेगुलेटर रहेगा इस सेक्टर में, मतलब इसके पहले इस तरह का कोई रेगुलेशन नहीं था। ये जो गेमिंग अथॉरिटी रहेगी इसमें 6 मेंबर्स रहेंगे, और इसमें एडिशनल सेक्रेटरी रहेंगे मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, ये चेयरपर्सन रहेंगे। बाकी 5 मेंबर्स रहेंगे जो कि जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के रहेंगे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के। इसके अलावा इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, यूथ अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इनके भी लोग इसमें रहेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑनलाइन गेमिंग है उसका एक बेहतर एनवायरनमेंट बनाने के लिए इस तरह का जो रूल है इसको लेके आया गया है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया है।
फिर अभी सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर अभी ममता बनर्जी हैं, और उनके जो ऑफिसर्स हैं उसमें ईडी ने जो है वो छापा मारी की थी इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो उसमें वो बीच में वहां पे उन्होंने इंटरवीन किया था, तो इसको लेके अभी सुनवाई चल रही है, कंप्लीट नहीं हुई है, बट इसमें जो कोर्ट है उसने वार्निंग्स जो है वो दी हैं, काफी स्ट्रिक्ट रवैया अपनाया है। और इन्होंने कहा है कि अगर कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर किसी इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस में से इंटरवीन करता है, तो उससे जो है वो डेमोक्रेसी के लिए काफी जो है वो रहेगा, इशू रहेंगे। और इसमें इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी कि कैसे जो है वो जो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है जो और जो स्टेट अथॉरिटीज हैं, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे जो है वो हर्डल्स क्रिएट की हैं। तो जो बेंच है अभी फिलहाल सुनवाई चल रही है, उसमें जो है कहा गया कि जैसे केशवानंद भारती का वर्डिक्ट आया था 1973 में, उसमें कहा था कि क्या क्या बेसिक स्ट्रक्चर है, कैसे जुडिशरी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव इनको एक दूसरे के में जो है वो इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो मतलब ये है तमाम सारी चीजें जो है वो आगे में अभी इसमें आर्गुमेंट वगैरह जो है वो चल रहे हैं। और इसमें फर्दर कहा गया कि इस जो इशू है इसको एक लार्जर बेंच के लिए किया जाए, तो फिलहाल उसको जो है वो इन्होंने कहा है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, एक एक्स्ट्रा मतलब इनका कहना है जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, और ईडी जो है वो हाल फिलहाल के दिनों में काफी जो पॉलिटिकल टूल के रूप में इसको जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा यूज किया जा रहा है, तो इस तरह से पूरा जो विवाद है वो है इसमें। फिर रक्षा मंत्री हैं ये, जर्मनी की यात्रा पे गए हैं। जर्मनी में यहाँ पे जो है बायलेटरल टॉक्स हो रही हैं दोनों कंट्रीज के बीच में। और इन्होंने कहा है कि अभी जो है वो एंटिसिपेशन है कि नेक्स्ट एडिशन जो होगा एक्सरसाइज तरंग शक्ति, इसमें इंडिया पार्टिसिपेट कर पाएगा कि नहीं। ये एक मल्टी नेशनल एयर एक्सरसाइज है, और इसको जो है वो एयर फोर्स इंडियन एयर फोर्स जो है वो वो करता है, एक्सरसाइज करता है, होस्ट करता है। ठीक है। और दोनों कंट्रीज के बीच जो है बातचीत अभी हुई कि कैसे जो रिलेशन है उनको और बेहतर किया जाए। इंडिया और जर्मनी के बीच में भी जो है 25 ईयर्स जो है वो हो चुके हैं जो पार्टनरशिप है उसका। और 75 ईयर्स जो है वो डिप्लोमेटिक रिलेशन के जो है वो हो गए हैं ईयर 26 में। तो ये है इम्पोर्टेंट है, जैसे अब एक्सरसाइज तरंग शक्ति का नाम है, तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा कि कैसे ऑर्गेनाइज करता है, कौन कौन से जो है वो विंग्स जो है वो इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, ये सारी चीजें हैं। फिर उत्तर प्रदेश में इंडियन एयरफोर्स, इन्होंने एक टेक ऑफ एंड लैंडिंग एक्सरसाइज किया पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे सुल्तानपुर में। और ये अरवाल कीरी करवात इमरजेंसी एयर स्ट्रिप बना है, वहां पे ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई, जिसमें फाइटर जेट्स थे जैसे जगुआर, सुखोई, मिराज, तेजस, इन सब ने पार्टिसिपेट किया। और ये एक कोऑर्डिनेटेड जो है वो पूरा ऑपरेशन था। और इसमें मतलब कि कैसी क्या सिचुएशन है। ठीक है, इमरजेंसी एयर स्ट्रिप के रूप में जो है वो नेशनल हाईवेज को कई सारा जो है वो बनाया गया है कि कैसे जो है वो डिफेंस प्रिपेयर्डनेस क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है। ठीक है, तो इसमें टाइम टू टाइम जो है वो ड्रिलिंग वगैरह और ऐसे जो एक्सरसाइजेज हैं ये होती रहती हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात करें तो ये इनॉग्रेट किया था 2021 में। और इसमें जो है वो काफी सारी स्ट्रेचेस जो है वो बनाई गई हैं, जो कि इंडियन एयरफोर्स के लिए जो है वो इस पर्पस के लिए इसको दिया गया है। और इसी तरह जो है वो अदर जो एक्सप्रेस वे है जैसे आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे है, यहाँ पे भी इस तरह की फैसिलिटी है। और ये जो अरवाल कीरी करवत स्ट्रेच है, ये इनमें जो है वो एक एक वन ऑफ द जो है वो प्रॉपर जो है वो लैंडिंग फैसिलिटी के रूप में इसको डेवलप किया गया है। ठीक है। एग्रीकल्चरल लीडरशिप ऑफ नॉर्थ इंडिया, ये 24 अप्रैल को लखनऊ में होगा। और इसमें जो है वो फार्मर्स के वेलफेयर के लिए जो है वो काफी सारे एक्शन लिए जाएंगे। और ये जो हमारे मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर हैं शिवराज सिंह चौहान, उनके चेयरमैनशिप में होगा। इसमें काफी सारे सेक्टर्स को इंक्लूड किया जाएगा। इसमें क्रेडिट है, हॉर्टिकल्चर है, पल्सेस है, ऑयल सीड्स हैं, इन सब पे होगा। नाबार्ड है, नाफेद है, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, नेटवर्क फॉर सर्टिफिकेशन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, ये सब जो है वो प्लेटफॉर्म, इस प्लेटफॉर्म पे जो है वो आएंगे, बात होगा कि कैसे जो है वो जो फार्मर्स हैं उनकी इस कंडीशन को और बेहतर बनाया जाए।
फिर मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, इसमें एक जे स्लैब बैलेस्टलेस ट्रैक सिस्टम ये जो है वो लगेगा। और ये जापान की जो शिंकानसेन ट्रैक्स हैं उन्हीं के जैसा जो रहेगा, उन्हीं पे बेस्ड है ये। और ये पहली बार जो है वो इसको इंडिया में यूज किया जाएगा। नेशनल हमारा हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन इन्होंने है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया। और ये जो ट्रैक बन रहा है 508 किलोमीटर्स का, ये एक लॉन्ग ट्रैक बन रहा है। इसके 4 मेन पार्ट्स हैं। इसमें जो है वो आपका आरसी ट्रैक बेड है, सीमेंट एसॉल्ट मोर्टार है, प्री कास्ट ट्रैक स्लैब है, रेल विद फास्टनर्स हैं, ये सब जो है वो इसमें बन रहे हैं। और ये जो जे स्लैब्स हैं इनको बनाने के लिए जो है वो अ, 2 स्टेट ऑफ आर्ट ट्रैक स्लैब मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं। ये किम एक जगह है सूरत के पास, वहां पे, और गुजरात के पास आनंद में जो है ये बन रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में उन्होंने जानकारी दिया। और जे स्लैब बैलेस्टलेस ट्रैक सिस्टम ये प्री कास्ट कंक्रीट स्लैब ट्रैक सिस्टम होता है। इसको हाई स्पीड रेलवे में जो है वो यूज किया जाता है। ट्रेडिशनल जो बैलास्ट है इसको ये खत्म करता है। स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा होती है, मेंटेनेंस कॉस्ट इसमें ज्यादा जो है वो कम आती है। तो ये मतलब एक बेहतर तरीके का पूरा ट्रैक सिस्टम को डेवलप करने के लिए हो रहा है। फिर उड़ीसा में अभी काफी ट्राइबल रेजिस्टेंस हो रहा है। ये न्यूज पहले भी आ गई थी। बॉक्साइट माइनिंग को लेके यहाँ पे सीजी माली हिल्स है। और ये जो है वो उड़ीसा के रायगढ़ और कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में पूरा फैला हुआ है। तो अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है इन्होंने न्यू रेल लिंक जो है वो प्रपोज किया है। और ये दो जो है वो बॉक्साइट बियरिंग हिल्स को जो है वो कनेक्ट करेंगी। और यहाँ पे जो कंपनीज हैं जैसे वेदांता है, अदानी ग्रुप्स हैं, वो काम कर रहे हैं। ट्राइबल ग्रुप इसका विरोध कर रहे हैं। काफी समय से इसके लिए रेजिस्टेंस जो है वो दिया जा रहा है कि जो माइनिंग प्रोजेक्ट जो है वो ना दिए जाए। लेकिन जो गवर्नमेंट है वो इनको मतलब ज्यादा वो अभी नहीं कर रही है। काफी सारे जो एनवायरमेंट एक्टिविस्ट हैं इसका विरोध कर रहे हैं कि इससे जो है वो जो वहाँ का इकोसिस्टम है उस पे बुरा इफेक्ट जो है वो पड़ेगा। तो अभी जो नया नोटिफिकेशन आया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का, इनके अंतर्गत जो है ये जो है वो न्यू ब्रॉड गॉज लाइन जो है वो बनेगी, जो कि सिकिरी स्टेशन को कनेक्ट करेगी कुत्रुमाली और सिजीमाली बॉक्साइट माइंस से। ठीक है, और कलिंगा एल्यूमिना लिमिटेड ये अदानी ग्रुप की एक सब्सिडरी है। और ये जो है वो एक ओपन कास्ट माइनिंग जो है वो पूरा इस एरिया में डेवलप कर रहे हैं, जहाँ से बॉक्साइट की माइनिंग जो है वो किया जाएगा। और इसके लिए जो है वो पीआईएल भी जो है वो इन्होंने जो है वो डाल रखा है। ठीक है। और सिजली माली की अगर हम बात करें तो ये काफी जो है वो रिच एरिया है बॉक्साइट का। और उड़ीसा में बॉक्साइट के जो सोर्सेज हैं काफी ज्यादा हैं। और काफी इकोलॉजिकली ये सेंसिटिव एरिया है। तो इस वजह से जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं ये विरोध इसका जो है वो कर रहे हैं कि इस तरह की जो माइनिंग प्रोजेक्ट्स है वो ना हो। तो ये सारे इश्यूज हैं। तो अब जैसे हिल्स का नाम है तो ये पूछ जाता है कि कहाँ पे है, किस स्टेट में है। ठीक है, रेंजेस क्या है, कहाँ पे ये आते हैं, तो ये सारी चीजें हैं। फिर टेस्ला इनका मॉडल वाई एल वेरिएंट ये इंडियन मार्केट में ये लॉन्च करेंगे। और ये काफी हाई प्राइस्ड कार रहेगी, अराउंड 62 लाख। ठीक है, तो एम वाई मॉडल वाई एल ये लॉन्ग रेंज वेरिएंट है कृष्ण टेस्ला का इलेक्ट्रॉनिक ये एसयूवी है। फिर प्रधानमंत्री ने बधाई दी है। इंडियन चीज है ये जो है वो जीता है। और मुंडियाल डो क्यूजो डो ब्राजील 2026 ये एक इंटरनेशनल कंपटीशन हुआ है फॉर चीज एंड डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए। तो वहां पे 4 इंडियन प्रोडक्ट्स हैं, इन्होंने जो है वो अच्छा परफॉर्म किया, इनको जो है वो मेडल जीते। तो इसमें जो है वो एलिफ्थीरिया गुलमर्ग फ्री स्टाइल है। और याक चूपी नॉर्डिक फार्म ले का है ये। एलिफ्थीरिया ब्रूनोस्ट वे चीज है। तो इन सबों ने जो है वो मेडल जीता। तो जैसे कभी कभी जैसे इस तरह के इवेंट्स वगैरह होते हैं तो नाम किस चीज से रिलेटेड है ये जो है वो पूछ देते हैं ये। और ये जो इंटरनेशनल इवेंट है ये ब्राजील में जो है वो हुआ है। फिर अभी गवर्नमेंट ने बताया कि इंडिया का जो विंड एनर्जी कैपेसिटी है इसमें लास्ट ईयर रिकॉर्ड एडिशन हुआ है।
6 गीगावाट से ज्यादा का विंड एनर्जी कैपेसिटी जो है वो बढ़ा, मतलब ऐड हुआ है, बढ़ा है। और ये अभी तक का हाईएस्ट एवर इंस्टॉल कैपेसिटी इंक्रीज है एक सिंगल ईयर में। और उसमें गवर्नमेंट ने कहा कि हाँ, हमारा जो 100 गीगावाट का एम है कि हमको अपनी विंड कैपेसिटी को बढ़ाना है 2030 तक, और फिर इसको बढ़ा के 2036 तक 156 करना है, ताकि जो हमारा टारगेट है कि 2070 तक जो नेट एमिशन है वो जीरो हो जाए, तो उसको अचीव करने में बेनिफिशियल रहेगा। फिर इंडिया का जो टेक्सटाइल सेक्टर है, इसने फाइनेंशियल ईयर 25-26 में जो है वो 2.1% का ग्रोथ रजिस्टर किया है। और इसमें टोटल जो एक्सपोर्ट है इसमें हैंडीक्राफ्ट ये काफी बढ़ा है, लगभग 3,09,000 करोड़ रुपए का इसमें बेनिफिट जो है हुआ है। रेडीमेड गारमेंट जो है वो मेजर सेक्टर है, जो कि लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर रहे हैं, जो एक्सपोर्ट बढ़ा है उसमें। इसके अलावा कॉटन, यार्न, फैब्रिक्स, हैंडलूम प्रोडक्ट्स, इनमें भी जो है वो रिकॉर्ड ग्रोथ जो है वो दर्ज किया गया है। ठीक है, तो अब जैसे कभी कभी ये पूछ देते हैं, डेटा पूछ देते हैं कंफ्यूज करने के लिए। फिर इंडियन रेलवेज, इन्होंने काफी सारे इनिशिएटिव जो है वो लिए आपके अभी अर्थ डे पे। और जो अर्थ डे का विजन है, आवर पावर आवर प्लैनेट विजन, इसको देखते हुए इन्होंने एनवायरनमेंट के प्रति जो अपना कमिटमेंट है उसको बताया। और उन्होंने कहा कि 2 करोड़ से ज्यादा पैसेंजर जो है वो ट्रेवल करते हैं। हमने काफी सारे जो है वो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया है जितने भी रेलवे जोन्स हैं। फिर बताया कि इंडिया का पहला वाटर न्यूट्रल रेलवे डिपोट ये अहमदाबाद का कंकारिया है, बना है। ठीक है, तो इसने भी इस तरह की फैसिलिटी अचीव की है, वाटर न्यूट्रल बना है ये, वाटर वगैरह को वेस्ट नहीं किया जाए। तो मतलब कैसे इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन के लिए काम कर रहे हैं। बहुत ज्यादा जो है वो ट्री प्लांटेशन जो है वो किया गया है रेलवेज के द्वारा, जो भी इनके लैंड वगैरह है। इलेक्ट्रीफाई किया गया है रेलवेज को ज्यादा से ज्यादा। सैनिटेशन और इन सबको पूरा बढ़ावा दिया गया है बेहतर तरीके से। ठीक है, और इसके अलावा रूफटॉप पे जो है वो सोलर पैनल्स वगैरह लगाए गए हैं, ताकि उनसे भी जो है वो एनर्जी का जनरेशन जो है वो किया जाए। तो मतलब ओवरऑल जो इंडियन रेलवेज है, वो जो इनका कमिटमेंट है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन है उसको मिनिमाइज करना है और बेहतर तरीके से एनवायरनमेंट के लिए काम करना है, तो इस पे ये पूरा फोकस कर रहे हैं। फिर यूएन की एजेंसी है एफएओ, फूड एंड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने कहा है कि जो हीट वेव्स हैं ये काफी फ्रीक्वेंट हो गई है। इनकी एक रिपोर्ट आई है और बताया गया है कि इसकी वजह से जो क्रॉप्स वगैरह है, जो लाइफ स्टॉक है, तो हम्म। जो हीट वेव्स हैं बहुत फ्रीक्वेंट जो है वो हो गई हैं, और इनका सब पे बुरा इफेक्ट पड़ रहा है। ओवरऑल जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, इन्होंने वार्न किया है कि जो मिल्क प्रोडक्शन है उसमें 15 to 25% का जो है वो ड्रॉप हो रहा है। जो कैटल्स हैं उनकी फर्टिलिटी रेट में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, और उन्होंने कहा है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है बहुत तेजी से बढ़ रही है। 2025 जो है वो 3 हॉटेस्ट ईयर में जो है वो रहा है। सीवियर जो है वो वेदर एक्सट्रीम जो है वो पैटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। और इन्होंने कहा है कि 2% के लगभग जो वार्मिंग है वो और बढ़ जाएगी, और दुगना होने का पूरा जो है वो चांस है। और मतलब इनका कई सारा स्टडी वगैरह ये करते रहते हैं, तो उसके बेसिस पे अपना इंफॉर्मेशन देते रहते हैं कि क्या है। फिर उत्तर प्रदेश में हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं, इन्होंने अनाउंस किया कि सेखा झील बर्ड सेंचुरी है, इसको रामसार साइट का दर्जा मिल गया है, डेजिग्नेशन। और ये स्टेट का 12th रामसार साइट है, साथ ही साथ कंट्री का ये 99th जो है वो साइट बन चुका है। तो अभी हमारे ओवरऑल कंट्री में 99 रामसार साइट्स हैं, और 12 जो है वो उत्तर प्रदेश में है। और इनका कहा कि ये काफी हिस्टोरिक अचीवमेंट है, अब 100 से हम एक ही कम है। और ये जो एरिया है ये काफी क्रूशल है, ये जो सेंचुरी है यहाँ पे ये सेंट्रल एशियन फ्लाईवे और माइग्रेटरी बर्ड्स का एक प्रमुख हैबिटेशन है। यहाँ पे बार हेडेड गूस, पेंटेड स्टॉर, ये सब जो है वो स्पॉट होती हैं ड्यूरिंग विंटर सीजन। तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि नई साइट जो है वो इसमें अब इंक्लूड हुई है। फिर आईएनएस निरीक्षक, ये एक डाइविंग सपोर्ट एंड सबमरीन रेस्क्यू वेसल है।
और ये कोलंबो पहुंचा है। और ये फोर्थ एडिशन ऑफ इन SLN डाइवेक्स 2026 इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ये बायलेटरल डाइविंग एक्सरसाइज होगी जो कि 21 अप्रैल से 27 अप्रैल तक चलेगी। और इसमें बताया कि कैसे जो है वो भीष्म ये क्यूब्स इनको डिलीवर किया गया था श्रीलंकन अथॉरिटीज को। और जब साइक्लोन दितवा आया था, साथ ही साथ इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से आरोग्य मैत्री इनिशिएटिव इसमें भी इनको सपोर्ट प्रोवाइड किया। तो मतलब जो एक एक्सरसाइज है इसका एक विजन यही रहता है कि जो म्यूचुअल रिलेशन है उनको बेहतर किया जाए, उस पे पूरा जो है वो काम किया जाए, सिक्योरिटी, ट्रेड, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पे जो है वो काम पूरा किया जाए। तो ये है। फिर अभी यूएस और ईरान का जो इशू है, ये काफी अभी चल रहा है। और डोनाल्ड ट्रम्प इन्होंने कहा है कि जो सीज फायर है उसको अभी इंडेफिनिट टाइम के लिए जो है वो बढ़ा दिया है। ईरान की तरफ से अभी कोई बहुत ज्यादा वो चीजें नहीं हुई हैं। ठीक है। और कई सारे जो वेसल्स हैं ईरान के जो गार्ड्स हैं उन्होंने कहा है कि हमने 2 वेसल्स को कल सीज किया है। और फिलहाल यही है कि सीज फायर चल रहा है। यूएस का कहना है कि बातचीत जो है वो चल रही है, लेकिन टेंशन अभी भी बना हुआ है। और बाकी लोग मतलब ये है कि कितनी जल्दी ज्यादा से ज्यादा इसको इशू को सॉर्ट आउट किया जाए। लेबनान और इसराइल में भी सीज फायर लागू हुआ है। इसराइल ने कहा है कि जो लेबनान है अभी मतलब अगर कोई एक्ट करता है तो फर्दर जो है एस्केलेशन हो सकता है, फिर से जो है वो चीजें और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो देखो अभी फिलहाल क्या होता है। बातचीत पाकिस्तान में जो है वो चल रही है। यूएस की तरफ से जो है वो डिप्लोमेट को भेजा गया है। ईरान की तरफ से भी बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं आई है इस इशू पे कि क्या है। इन्होंने कहा है कि जो यूएस है बहुत ज्यादा जो है वो एक तरह से अपना डिक्टेट करने की कोशिश कर रहा है। कई सारे जो पॉइंट्स हैं वो सही नहीं है ईरान की सॉवरेनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी जो सिचुएशन है वो यही है ऑलमोस्ट। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में एक टेम्पल डिस्प्यूट सेरेमनी जो है वो हुई। मतलब जो थाईलैंड है इसने एक बुद्धिस्ट सेरेमनी ऑर्गेनाइज किया 22 अप्रैल को ता क्वाई टेम्पल पे। और ये जो टेम्पल है ये दोनों कंट्रीज के बीच में यहाँ पे काफी क्लैशेस जो है वो चले आ रहे हैं। 2025 में यहाँ पे काफी सारे लोगों की मृत्यु हुई। और इसको मतलब ये एक कंटेंशन का पॉइंट है दोनों ही कंट्रीज के बीच में। वायलेंट जो है यहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो हुई थी। तो जो थाई अथॉरिटीज के द्वारा ये जो सेरेमनी किया गया है इस टेम्पल पे, इसको वहाँ के जो कंबोडिया है इन्होंने अनलॉफुल बनाया है। तो ता क्वाई टेम्पल, इसका लोकेशन याद रहो रखो कि ये कहाँ है। ये थाईलैंड में जो है। और ये जो हमारा एंशियंट खमेर के जो रून्स हैं, इसका एक कॉम्प्लेक्स का एक पार्ट है। और ये डेंग्रिक माउंटेन्स बॉर्डर पे जो है पाया जा है। और ये टेम्पल ऑफ प्रे विहार ये एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो कि इसी को लेके दोनों कंट्रीज के बीच में काफी लंबे समय से विवाद जो है वो चल रहा है। टाइम टू टाइम जो सिचुएशन है ज्यादा इंटेंस हो जाती है। पिछले साल जो है वो काफी प्रॉब्लम जो है वो हुई थी, काफी सारे क्लैशेस यहाँ पे हुए थे। यूनाइटेड नेशंस में जो है वो इलेक्शंस होने वाले हैं। तो कैंडिडेट हैं यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल की मिशेल बैशलेट। इन्होंने कहा है कि यूनाइटेड नेशन जो सिक्योरिटी काउंसिल है इसमें रिफॉर्म की अर्जेंट नीड है। जो भी कैटेगरीज हैं परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स, उनमें ज्यादा से ज्यादा और इंक्लूजन होना चाहिए। जो अभी करंट जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं इनको देखते हुए, और जो नंबर ऑफ नेशंस इनको बढ़ाना चाहिए। और अभी करंट यूएन चीफ जो है वो एंटोनियो गुतरेज हैं। और अभी न्यू जो है वो इलेक्शंस होंगे। मिशेल बैचलेट जो है ये वन ऑफ द 4 कैंडिडेट्स में है। ये पहले अभी अभी तक जो यूएन का इतिहास है और इसमें कोई भी महिला जो है वो जनरल सेक्रेटरी नहीं बनी हुई है। और ये जो ईरान यूएस वॉर है या जो यूक्रेन क्राइसिस है, इस पे जो यूएन का रोल है बहुत ज्यादा नहीं सही रहा है ना। तो कितना इफेक्टिव रह गया है इस पे भी काफी बातचीत हो रही है कि यूएन खुद ही जो है वो डिवाइडेड हो जाता है। तो जैसे जो पर्पस था जिसके लिए बना था ये आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 की जो कंट्रीज है उनके बीच में एक शांति पीस मेंटेन किया जाए, उसको स्टैब्लिश किया जाए, तो पर्पस और जो है वो नहीं हो पा रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा नंबर्स को बढ़ाने की बात जो है वो उनकी तरफ से रखी गई है। कम्युनिकेशन
ट्री इन्होंने जो है वो गाइडलाइंस रिवाइज किया है फॉर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम। और माना जा रहा है कि इससे जो कंट्री का जो ग्लोबल टेलीकॉम प्रेजेंस है वो और बेहतर होगा, मजबूत होगा। और इस स्कीम के तहत 26 से लेके 31 का जो पीरियड, इसके लिए 203 करोड़ रुपए जो है वो रखे गए हैं, जो इनोवेशन को बूस्ट करने के लिए और नेक्स्ट जनरेशन जो टेक्नोलॉजीज हैं उनको और बेहतर करने के लिए। ठीक है। तो ये इंडिया का नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी है, उसी के तहत ये स्कीम है, जिसका उद्देश्य है कि ग्लोबल जो प्रेजेंस है इसको बढ़ाना, जो नई नई टेक्नोलॉजीज हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा इंडिया का और एडवांसमेंट करना, ये सब। फिर इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी मोहाली, इन्होंने एक नया मटेरियल डेवलप किया है जिससे जो है वो लेवल ऑफ निकोटीन इसको डिटेक्ट किया जा सकेगा। ये न्यूज़ पहले भी आ चुकी है। और ये निकोटीन और कोटिनीन को जो है वो डिटेक्ट करेगा बाय फ्लोरोमेट्रिक सेंसिस। और इनका कहना है कि ये जो फ्लोरोमेट्रिक सेंसिंग है, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें अ, ये मेजर करता है, पैरामीटर्स होते हैं डिफरेंट कि कितना जो है वो इमिशन हो रहा है। अगर कोई मटेरियल प्रेजेंट है निकोटीन या इन सब का, ये लाइट अप हो जाता है अगर ये रहता है बॉडी में कहीं भी, तो इससे जो है वो पता लगा जा सकता है कि कितना एक्सपोजर है टोबैको का। और टाइमली इंटरवेंशन करके डिजीज या इन सब चीजों पे कंट्रोल जो है वो किया जा सकता है। तो मतलब ये है, तो ये काफी जो है वो इम्पोर्टेंट इनका कहना डिस्कवरी है। और इसके लिए इन्होंने आयरन बेस्ड मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, इसका जो है मटेरियल का यूज किया है। ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर है ये काफी छोटा होता है। और मतलब ये एक बेहतर तरीके से सेंसिंग का काम करेगा। और निकोटीन का जो कंटेंट है बॉडी में उसको जो है ये कितना है क्या है इसको पता लगाने में ये हेल्पफुल रहेगा। ठीक है। तो यही था आज का सारा करंट अफेयर्स।